So here we are going to discuss the full course test 1. So let's start it with the first question. The successor of the predecessor of 25 is. Now we have to find the successor of the predecessor of 25. तो सबसे पहले 25 का predecessor देख लेते हैं. हाँ जी, तो 25 का predecessor क्या होता है? 24, correct? Then successor of 24 is, successor of 24 is 25. So 25 is the answer. So इसमें correct option है option D. So next is second question. Which of the following is not equal to others? Options हमारे पास given है. अब अगर ऐसे ही ऑप्शंस को देखें तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन से डिफरेंट फ्रैक्शन है. करेक्ट? तो एक काम करते हैं, इनकी लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं. करेक्ट? देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास. तो सबसे पहले 14/49. यस, इसकी लोएस्ट फॉर्म. तो हमें ये देखना है कि ये दोनों जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है किस नंबर से डिविजिबल है. यस, 7 से. तो दोनों ही 7 से डिविजिबल है. तो इट विल बी 2/7. करेक्ट? एंड द नेक्स्ट वन इज 10/35. Okay. Now, numerator and denominator किस नंबर से डिविजिबल है? 5 से. तो दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे. So it will be 2/7. Correct? And the next is 6/40. Yes. These are divisible by 2. So this is 3/7. यहां पे 2/7, 2/7, this is different, 3/7. Let us check the last option, 12/42. Correct? And this is divisible by 6. So it is also 2/7. तो यहां पे हमारे पास A, B and D ये तीनों सेम थी, and जो डिफरेंट ऑप्शन थी that is 6/14, which is option C. So next is third question. The number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 4 to 10. तो हमें number of right angles चाहिए. When hour hand this starting from 4 to 10. तो हमें देखना है कितने right angle से turn किया. Right? तो 4 से start किया 10 तक. करेक्ट? राइट. तो यहां पे हमें देखना है कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं. कितने बन रहे हैं? आई थिंक यू ऑल हैव ऑब्जर्व. चलिए देखते हैं. ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. करेक्ट? और यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2 राइट एंगल. दिस मीन्स इट टर्न बाय 2 राइट एंगल्स. सो विच इज ऑप्शन A. So next is fourth question. Number of lines passing through 3 points such that these points are not collinear. Correct? Okay. तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए what is collinear, right? अब collinear मतलब 3 और 3 से ज्यादा अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं तो वो एक ही लाइन पे अगर लाई करते हैं, दिस मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. करेक्ट? 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब यहां पे मैं क्या कहा है? द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स सच दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. मतलब हमें 3 पॉइंट्स चाहिए which are not collinear. तो 3 पॉइंट्स ले लेते हैं. These are not collinear. Correct? और हमें देखना है कि इनमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं. करेक्ट? तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स देख लेते हैं. तो 1 लाइन. अब इन दोनों पॉइंट से देख लेते हैं. दिस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. करेक्ट? नाउ these 2 points. राइट? तो कितनी लाइन पास हुई है? 1
2 and 3 lines. Correct? So the correct option is option C. So next is fifth question. The product of a non-zero whole number and its successor is always. ऑप्शंस दी हुई है, बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. चलिए एग्जांपल लेते हैं. तो सबसे पहले अ नॉन जीरो होल नंबर, लेट अस सपोज 5, राइट, एंड इट्स सक्सेसर, 5 का सक्सेसर 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है क्या आ रहा है. 5 into 6 is 30. करेक्ट. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. राइट, let us suppose a whole number is 9 and its successor is 10, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 9. करेक्ट. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. होल नंबर ले लेते हैं 20 और इसका सक्सेसर 21, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 420. चलिए इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास कैसे नंबर्स आ रहे हैं. 30, 90 एंड 420. अगर ध्यान से देखें ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर तो नहीं है. इवन नंबर? यस, दीज आर even number. This means the product of a non-zero whole number and its successor is always an even number. So correct option is option B. So next is sixth question. Which of the following is divisible by 9? तो हमें यहाँ पे एक नंबर्स दिए हैं, हमें देखना है कि which is divisible by 9. So by the divisibility rule चेक कर लेते हैं. Yes, divisibility rule of 9. Yes, if the sum of digits of a number is divisible by 9, then that number is also divisible by 9. चलिए देखते हैं, ऑप्शन से चलते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर है, इनके डिजिट्स का सम करते हैं. So 5 plus 6 is 11, 11 plus 8 is 19, 19 plus 3 is 22, 22 plus 2 is 24. And which is not divisible by 9. तो ये ऑप्शन तो नहीं है. नेक्स्ट पे चलते हैं. 7 plus 1 is 8, 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, 13 plus 8 21, 21 plus 6 27, 27 plus 2 is 29, and it is not divisible by 9. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 6 plus 7 is 13, 13 plus 3 16, 16 plus 2 is 18, 18 plus 1 19, 19 plus 8 is 27, and 27 is divisible by 9. This means this number is also divisible by 9. This means correct option is option C. So next is seventh question. The product of face value of 4 and place value of 7 in the numeral this. अब हमें फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है. करेक्ट. सो फेस वैल्यू ऑफ 4 नंबर ये है, इसमें फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या आएगी? 4. करेक्ट. एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू 7. डिजिट कितनी है? 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ 0 4. करेक्ट. और हमें क्या चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 4 into 7 28 एंड लास्ट में 4 zeros. करेक्ट. तो यहां पे हमारे पास ये आंसर आ गया. तो इसमें है करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन which is filling the blanks. The LCM of two or more given numbers is the lowest of their common dash. अब LCM क्या होता है? Of two or more given numbers क्या होता है? Lowest of their common, LCM, lowest common multiple. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? Lowest of their common multiple. So next is 9th question. Number of angles less than 180 in the given figure is. अब हमारे पास ये फिगर है और इसमें हमें नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करनी है which is less than 180.
ओके, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है AOB, इस ट्राइंगल में एंगल्स देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया, दिस दिस एंड दिस, करेक्ट, AOB। तो इसमें हमें कितने ट्राइंगल्स मिले हैं? 3। तो साथ साथ लिखते हैं 3 एंगल्स। अब हमारे पास ट्राइंगल है AOC, दिस ट्राइंगल, इसमें देखते हैं दिस दिस एंड दिस, लेस देन 180, करेक्ट। तो ये भी कितने एंगल्स हमें मिले हैं? 1, 2 एंड 3, करेक्ट। अब आते हैं यहां पे COD, इस ट्राइंगल में, यहां पे भी हमें एंगल्स मिल रहे हैं। तो कितने एंगल्स मिले हैं? 3 एंगल्स, करेक्ट। अब अगर ध्यान से देखें BOD, ये भी तो एक एंगल बन रहा है ना, दिस वन, राइट। तो एक एंगल ही हो गया। क्या कोई और भी एंगल इसमें? यस, देखें, चलिए अगर ये वाले ट्राइंगल देखें ABC, दिस, इसमें ये वाला जो एंगल है ये भी तो लेस देन 180 है, करेक्ट। तो एक और एंगल मिल गया हमें, राइट। अब सिमिलरली जो हमारे पास ये वाले ट्राइंगल है ACD, दिस, इसमें भी तो हमें ये वाला एंगल मिल रहा है, दिस, विच इज लेस देन 180। तो एक और एंगल मिल गया हमें, करेक्ट। तो ये वाला एंगल मिल गया। अब देख लेते कितने हैं? 3, 6, 9, 10, 11 एंड 12। तो कितने एंगल्स मिले हमें इसमें? 12 एंगल्स। So next is 10th question. This 9 plus 2 upon 10 plus 6 upon 100 is equal to the decimal number. तो मतलब हमें इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। अब अगर ध्यान से देखें 9 यहां पे कंप्लीट है, तो 9, तो इसके बाद है 2 upon 10, इसका मतलब डेसिमल आएगा दिस, 10 प्लेस पे क्या आएगा? 2, एंड 100th प्लेस पे क्या आएगा? 6। So the decimal number is 9.26. This is 11th question. On a scale of 1 unit is equal to 10 crore, then the bar of 6 unit will represent dash crore. Now 1 unit किसके इक्वल है? 10 करोड़ के। 1 unit means 10 करोड़। तो 6 यूनिट किसके इक्वल होगा? Yes, 6 into 10, which is 60 crore. Correct? तो यहां पे क्या आ जाएगा? 60. Now 12th is area of rectangle with length 5 centimeter and breadth 3 centimeter. हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है और एरिया फाइंड करना है। ओके, तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितने हमारे पास? 5 एंड ब्रेड्थ कितनी है? 3। सो एरिया क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3 विच इज 15 स्क्वायर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सो दिस इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां पे आ जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। So next is 13th question, which is about true false. A farmer who wants to fence his field must find the perimeter of the field. देखते हैं ये true या false है। So let us suppose ये field है और इसको फेंस करना है, करेक्ट। अब फेंसिंग कैसे करते हैं? इसकी बाउंड्री के अलाउंग, करेक्ट। अब अगर उसको ये पता हो उसकी बाउंड्री की लेंथ क्या है तभी वो प्रॉपर फेंसिंग कर पाएगा, करेक्ट। लेंथ फाइंड करना है, इसका मतलब क्या फाइंड कर रहे हैं? इसका पेरीमीटर, राइट। तो यहां पे क्या कहा है? अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड मस्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, व्हिच इज ट्रू। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन. 1/3 of a number added to itself gives 8 can be expressed as this. चेक कर लेते हैं। Now
1/3 of a number added to itself. 1/3 of a number. Which number? Let us suppose it's x. So 1/3 of a number क्या बना? 1/3x और x upon 3. Correct? Added to itself मतलब this is added to x. Correct? Give 8 is equal to 8. तो यहां पे हमारे पास तो इक्वेशन बनी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? x upon 3 plus 8 is equal to x. So this means this is false. Right? चलिए, next is 15th question. The ratio of 1 hour to 1 day is 1:1. अब रेशो चेक करनी है whether it is true or false. So 1 hour to 1 day. अब देखो रेशो चेक करने इसका मतलब मुझे इसको भी आर में चेंज करना होगा. करेक्ट? सो दिस इज 1 hour. ओके, हाँ जी. So how many hours in a day? 24 hours. करेक्ट? तो इसकी रेशो क्या बनेगी? 1:24. और हमें क्या गिवन है? 1:1. This means this is false statement. Right? So next is 16th question. If an isosceles triangle has more than one line of symmetry, then it is an equilateral triangle. चलिए, isosceles triangle कौन सी होती है? In which two sides are equal. Correct? तो ड्रॉ करते हैं. So this is isosceles triangle and equilateral triangle जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं. राइट? अब उसने बोला इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? वन लाइन ऑफ सिमेट्री. राइट? ये होती है. अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इसमें भी तो हमें दो इक्वल साइड्स मिल रही है ना, दो इक्वल साइड्स. तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हुई. राइट? और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 1, 2, राइट, एंड 3. More than one line of symmetry. Correct? So it is an equilateral triangle, which means this statement is true. Right? So next is 17th question. It is possible to draw two bisector of a given angle. अब बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है कि एक एंगल के क्या हम दो बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए एक रफ एंगल बनाते हैं. करेक्ट? अब मुझे इस एंगल को करना है बाइसेक्ट, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. करेक्ट? चलिए, सो लेट अस सपोज इट्स बाइसेक्टर. राइट? तो सपोज ये बाइसेक्टर ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. करेक्ट? अब देखो जो इसका दूसरा बाइसेक्टर होगा वो या तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा या तो इसको. लेट अस सपोज वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा ये क्या बाइसेक्ट. अब इसने तो इस एंगल को बाइसेक्ट किया. अब मुझे ये देख के बताओ कि क्या ये तीनों जो पार्ट्स है इस एंगल के क्या वो इक्वल हैं? नो. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ टू बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल. मींस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट? सो नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन. अ मशीन on an average manufacture 3,225 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2007? अब हमें गिवन है that a machine एक दिन में इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है और हमें फाइंड करना है कि वो जनवरी के मंथ में 2007 में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर किए होंगे.
अच्छा, जनवरी के मंथ में देखने हैं कितने डेज होते हैं जनवरी में? 31 डेज, राइट। इसका मतलब मुझे ये देखना है कि 31 डेज में वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, राइट। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन अ डे, डेज जो गिवन है हमें। नाउ नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 31। सो अब देखो एक दिन में वो इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, राइट। और हमें देखना है कि स्क्रूज मैन्युफैक्चरिंग जनवरी विच इज 31 into this, which is equal to 99,975 screws. So next is 19th question. A wheel has 72 spokes. What is the angle between a pair of consecutive spokes? तो व्हील में 72 स्पोक्स है और मुझे ये देखना है कि कंसेक्यूटिव स्पोक्स में हर एक में कितना एंगल बन रहा है। तो पहले छोटी सी एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज एक व्हील है, उसमें 4 स्पोक्स हैं, 1 2 3 4। सपोज मुझे इनके बीच का एंगल फाइंड करना, राइट। अच्छा, कंप्लीट एंगल कितना होता है पता है? 360, करेक्ट। अब देखो 4 इक्वल एंगल का मेजर, दिस 4 इक्वल एंगल का मेजर कितना है? 360। इसका मेजर है 360, करेक्ट। तो 1 एंगल का मेजर क्या होगा? 360/4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक व्हील है और उसमें है 6 स्पोक्स ले लेते हैं, करेक्ट। अब हमें देखना है कि इनके बीच का एंगल कितना है, राइट। अब हमें पता है दैट कंप्लीट एंगल इज 360, राइट। और यहां पे 6 इक्वल एंगल का मेजर कितना है? 360। तो 1 एंगल का मेजर कितना होगा? 360/6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास व्हील में स्पोक्स कितनी है? 72, राइट। 72, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे 72 स्पोक्स है। अब हमें देखना है कि इनके कंसेक्यूटिव जो स्पोक्स हैं उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, करेक्ट। ऑल एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सेम। हमें पता है कि द कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 और 72 इक्वल एंगल्स का मेजर कितना है? 72 इक्वल एंगल्स का मेजर दैट इज 360, कितने? 360। सो 1 एंगल का मेजर किसके इक्वल होगा? 360/72, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 5 डिग्री, राइट। सो इसका आंसर क्या आ गया? 5 डिग्री। सो नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। विनोद डिपॉजिट ₹5520 in his account on Monday and then withdrew this money on Tuesday. Next day he deposited ₹1600. What was his balance on Thursday? अब देखो यहां पे मंडे को उसने इतनी मनी डिपॉजिट करवाई, देन ट्यूसडे को उसने ये विथड्रॉ करवाई, मतलब निकलवा ली, राइट। देन नेक्स्ट डे ही डिपॉजिट दिस मनी। सबसे पहले उसके पास ये थी, फिर उसने इतने पैसे उसमें से निकाल लिए, जो भी उसके पास बैलेंस बचा, जो मनी बचे अकाउंट में, उसमें उसने 1600 फिर डिपॉजिट करवा दिए। अब हमें देखना है कि व्हाट वाज हिज बैलेंस ऑन थर्सडे। थर्सडे को उसका टोटल बैलेंस क्या था? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है मनी डिपॉजिट ऑन मंडे, दिस, करेक्ट। उसके बाद मनी विथड्रॉ ऑन ट्यूसडे, जो उसने निकलवा लिए, कितने हैं? 2465, करेक्ट। अब पहले उसके पास ये थे, फिर उसने ये निकलवा लिए। अब देखें उसके पास कितने बचे हैं?
सो लेफ्ट मनी, सो दिस माइनस दिस, सो कितना आया 3055, करेक्ट। तो उसके पास इतनी मनी बच गई थी। देन नेक्स्ट डे ही डिपॉजिट 1600, करेक्ट, नेक्स्ट डे ही डिपॉजिट 1600। अब हमें देखना है उसके पास बैलेंस कितना है थर्सडे को। अब मनी कितनी थी उसके पास बच गई 3055, और नेक्स्ट डे कितना डिपॉजिट करवाया 1600, तो कितना बैलेंस हुआ उसके पास, दिस प्लस दिस, विच इज इक्वल टू 4655। So next is 21st question. Evaluate this. तो यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। चलिए, तो 7.4 माइनस 2.19 इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो इसमें 2.19 सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन में, डेसिमल की सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के नीचे डेसिमल डालते हैं, और इसके पहले वन प्लेस के नीचे वन प्लेस वाला डिजिट, दैट इज 2, और उसके बाद 1, देन 9, करेक्ट। और यहां पे क्या आएगा 0। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन आते हैं हमें। तो दिस इज 10 माइनस 1, 9 इज 1, यहां पे क्या बचा 3, 3 माइनस 1 इज 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है। उसके बाद 7 माइनस 2 इज 5, करेक्ट। सो इन दोनों का आंसर क्या आ गया हमारे पास 5.21, बाकी एज इट इज, माइनस 0.456 माइनस 3.5, करेक्ट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो दिस इज 5.21। अगेन सेकेंड नंबर कैसे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, राइट। तो यहां पे आ जाएगा डेसिमल, वन प्लेस पे क्या है 0, 10th प्लेस पे 4, 100th प्लेस पे 5, एंड 1000 प्लेस पे क्या है 6। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां पे कुछ नहीं है तो 0, सो 10 माइनस 6 इज 4, यहां पे क्या बचा 0, सो 10 माइनस 5 इज 5, यहां पे 1, 11 माइनस 4 इज 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां पे क्या है 4, 4 माइनस 0 इज 4, करेक्ट। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4.754, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आया 3.5, करेक्ट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 4.754, और यहां पे आएगा माइनस 3.5, तो 3 एंड 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 एंड 0। अब 4 माइनस 0 इज 4, 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 5 इज 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 माइनस 3 इज 1। तो इनका आंसर क्या आ गया 1.254, which is the final answer. Next is 22nd question. The length of a rectangular playground is thrice its breadth. If the perimeter of the playground is 56 meters, find its dimensions. Right? तो इसकी डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अब लेंथ के बारे में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, करेक्ट। इसका मतलब लेट अस सपोज ब्रेथ हम ले लेते हैं b, करेक्ट। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या है थ्राइस इट्स ब्रेथ, विच मीन्स 3 into b, that is equal to 3b, correct. Next is if the perimeter of the playground is 56 meter. अब हमें यहाँ पे perimeter given है, तो perimeter कितना है 56 मीटर, करेक्ट। अच्छा, perimeter of rectangular playground मतलब perimeter of rectangle कितना होता है पता है ना सबको, that is 2 into length plus breadth. अब ये दोनों गिवन है which is 56, करेक्ट। अब लेंथ और ब्रेथ के यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 3b, प्लस ब्रेथ तो b है
is equal to 50. So 2 into 3b plus b is 4b is equal to 56, which is equal to 2 into 4 is 8 into b. अब हमें यहाँ पे ब्रेथ चाहिए, तो ये देखेंगे कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए, किससे करेंगे 7 से. So 8 into 7 is 56, which means हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई है 7 मीटर्स. मीटर्स में है, राइट. चलिए अब लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं. अब लेंथ किसके इक्वल था 3b, मतलब 3 into b. तो यहां पे b की वैल्यू ले लेते हैं. तो 3 into 7 which is equal to 21 मीटर. तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 21 मीटर एंड ब्रेथ कितनी हमारे पास 7 मीटर. नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन. Can you draw a triangle which has first exactly one line of symmetry, exactly two lines of symmetry? Sketch a rough figure in each case and name the triangle. अब हमें वो ट्रायंगल चाहिए जिसमें exactly one line of symmetry हो. I think ये तो सबको पता है. Yes, कौन सी ट्रायंगल है ऐसी जिसमें exactly हमें one line of symmetry मिलती है? That is isosceles triangle. तो यहां पे आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इसकी ये फिगर आ गई, करेक्ट. और यहां पे लिख लेते हैं नाउ. नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट हमें ट्रायंगल चाहिए जिसमें एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो. अब देखो आइसोसेलेस में तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है. और कौन से ट्रायंगल्स होती हैं? स्केलिन ट्रायंगल, उसमें तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, करेक्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. तो क्या कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो? नो. दिस मीन्स देयर इज नो ट्रायंगल व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, राइट. सो नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन. Of the 384 persons working in a company, 162 are men and the remaining are women. Find the ratio of, यहां पे हमें 3 पार्ट्स दिए हैं. तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड करनी है men to that of women. अब देखो हमें men तो पता है 162, women फाइंड करनी है. चलिए देख लेते हैं. अब देखो टोटल पर्सन कितने हैं कंपनी में 384, मैन कितने हैं 162. तो विमेन कितनी होंगी? रिमेनिंग आर विमेन. सो 384 माइनस 162 विच इज इक्वल टू 222. तो यहां पे हमारे पास मेन, नंबर ऑफ मैन भी आ गए एंड नंबर ऑफ विमेन भी. अब फर्स्ट हम रेशियो फाइंड करते हैं मेन टू दैट ऑफ विमेन, करेक्ट. अब रेशियो फाइंड करनी है. मैन कितने हैं 162 टू दैट ऑफ विमेन विच इज 222, राइट. अब रेशियो हम हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं. सो दिस विल बी 27:37, correct. Okay, next is B part. Men to total number of persons, right. अब men कितने हैं 162. रेशियो फाइंड करनी है to total number of persons which is 384, करेक्ट. अगेन इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. सो ये आ जाएगा, ये 6 से डिविजिबल है. सो दिस विल बी 27 and 64. Sorry. Right. So this will be 27:64. Correct? And the next one is C part. Women to the total number of person. अब इनकी रेशियो फाइंड करनी है. Women कितने हैं 222,
and total number of persons are 384. करेक्ट। अब बिल्कुल सेम इनकी रेशियो फाइंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू 37/64, करेक्ट, और रेशियो आ गई 37:64। क्लियर? तो ये तीनों पार्ट्स की हमारे पास रेशियो आ गई। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 127 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट द कॉपी ऑफ इट, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हमने एक एंगल ड्रॉ करना है 127 डिग्री का, और इसकी कॉपी और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, करेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंगल ड्रॉ करते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। करेक्ट। अब हमें 127 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, राइट। अब देखो, इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर रखेंगे इस पॉइंट पे रखेंगे, राइट। करेक्ट। अब हमें चाहिए एंगल 127 डिग्री का, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे 127 डिग्री का एंगल। सो हियर दिस इज द एंगल ऑफ 127 डिग्री। अब इनको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट से, राइट। तो ये हमारे पास 127 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ है। अब देखो, उसने बोला था कंस्ट्रक्ट द कॉपी ऑफ इट, तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। राइट, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, दिस पॉइंट, जहां से हम एंगल ड्रॉ करेंगे। अब देखो, हमें इस एंगल की कॉपी ड्रॉ करनी है, तो यहां पे एक आर्क लगाते हैं यूजिंग कंपास। तो कंपास को ओपन करेंगे विद एनी रेडियस और टिप रखेंगे इस पॉइंट पे और एक आर्क लगाएंगे, राइट। अब देखो, हमने आंख लगाई है। अब विद द सेम रेडियस हम यहां पे भी एक आंख लगाएंगे और टिप रखेंगे हम इस पॉइंट पे, करेक्ट। तो आंख हमारे पास है। अब देखो, हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है दिस 127 डिग्री का, करेक्ट। तो अपनी कंपास ओपन करेंगे विद दिस एंगल। अब टिप रखेंगे हम इस पॉइंट पे और कंपास को ओपन करेंगे, राइट। अब हमने एक अनदर आर्क लगानी है। अब टिप रखेंगे हम यहां पे और आर्क लगाएंगे जो इस आर्क को क्या करेगी, इंटरसेक्ट, करेक्ट। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरे पास जो एंगल बना है दिस इज 127 डिग्री, करेक्ट। सो दिस इज द कॉपी ऑफ द एंगल। अब उसने बोला था ऑल्सो कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर, मतलब मुझे इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एंगल को। तो यूजिंग कंपास, तो कंपास को ओपन करेंगे इस एंगल के हाफ से ज्यादा, राइट, और टिप रखेंगे इस पॉइंट पे और एक आर्क लगाएंगे हियर। अब विद द सेम रेडियस टिप रखेंगे हम इस पॉइंट पे और another arc which intersects this arc, right? Now join this. तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, करेक्ट। तो दिस एंगल 127 डिग्री, इसकी कॉपी ड्रॉ की, देन इसको बाइसेक्ट किया।
नाउ 26th क्वेश्चन, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब हमें ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर चाहिए जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो और 12 से भी डिविजिबल हो। करेक्ट। अच्छा, ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर कौन सा है, पता है सबको? यस, दैट इज 999। दैट इज ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर। तब देखते हैं कि क्या ये इन तीनों से डिविजिबल है। अच्छा, क्या ये 8 से डिविजिबल है? ये तो हमें सीधा पता चल रहा है, ये क्या है, एक ऑड नंबर, तो ये तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो और इससे भी डिविजिबल। इसका मतलब ये तो नंबर वो नहीं है। करेक्ट। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर फाइंड करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। मतलब वो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी है और 12 से भी है। अगर वो तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 8 का भी मल्टीपल होगा, 10 का भी मल्टीपल होगा और 12 का मल्टीपल होगा। मतलब वो क्या होगा, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल। तो एक काम करते हैं, इसका ऐसे फाइंड करते हैं, देखें, चलिए। सो 8, 10 एंड 12। सबसे पहले 2, 5 एंड 6, again 2, then 3, then 5। करेक्ट। और इनका एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, इनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 120। अब देखो, अगर ये नंबर ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर इन तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये इससे डिविजिबल है, देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो 999, 120, तो ये आ जाएगा 8 से, सॉरी 9। करेक्ट। और यहां पे आ गया 39। अब देखो यहां तो रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये इससे तो डिविजिबल नहीं है। अब देखो अगर ये इन तीनों से डिविजिबल नहीं है तो इसके एलसीएम से भी नहीं होगा, राइट। बट यहां पे जो रिमाइंडर आया है, अगर ये रिमाइंडर ना होता तो ये नंबर तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता विद 120। करेक्ट। तो इस रिमाइंडर को खत्म कर दें तो क्या आएगा, 999 माइनस 39 विच इज इक्वल टू 960। इसका मतलब 960 क्या है, 120 से डिविजिबल। इसका मतलब 960 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है। सो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12 इज 960। So next is 27th question. A person had 10,50,000 with him. He purchased a color TV for rupees 17,240, a motorcycle for 35,690 and a flat for 9,20,000. How much money left with him? अब देखो उसके पास टोटल अमाउंट थी 10,50,000। अब इस अमाउंट में से उसने कलर टीवी परचेज किया, मोटरसाइकिल परचेज किया और एक फ्लैट। करेक्ट। और हमें बताना है उसके पास कितनी मनी बच गई है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि उसने कितनी मनी स्पेंड की है, टोटल कितना स्पेंड किया उसने, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी मनी बची है। करेक्ट। चलिए देखते हैं। सो टोटल मनी कितनी थी उसके पास, दिस 10,50,000। सो टीवी का कितने का परचेज किया, दिस। सो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल दिस एंड द फ्लैट फॉर दिस। अब हमें देखना है कि टोटल उसने कितना स्पेंड किया। सो टोटल मनी स्पेंड, इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो दिस प्लस दिस विच इज इक्वल टू 9,72,930। इसका मतलब उसने इतनी मनी स्पेंड की है। करेक्ट।
अब देखो ये जो मनी उसने स्पेंड की है, जो उसके पास टोटल मनी थी उसी में से की है ना उसने, करेक्ट। तो मनी कितनी बची फिर, उसके पास जो टोटल मनी थी माइनस जो उसके पास पेंडिंग थी। सो दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू 77,070 rupees. So next is 28th question. Sunil purchased 1/2 liters of juice on Monday, 14 3/4 liters of juice on Tuesday. How many liters of juice did he purchase together in 2 days? अब देखो मंडे को उसने जूस परचेज किया है इतना और ट्यूसडे को इतना किया है। अब हमें देखना है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ जूस परचेज इन 2 days। क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड। तो आंसर जूस परचेज ऑन मंडे जो गिवन है 12 1/2 और इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है, दिस विल बी 25/2 लीटर। Similarly, juice purchased on Tuesday 14 3/4 which is equal to 59/4 improper fraction में। अब देखो हमने दोनों डेज के जो जूस था वो फाइंड करना था, करेक्ट, टोटल क्वांटिटी। तो क्या करेंगे, दिस प्लस दिस आ जाएगा। अब देखो हमने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, पता है ना सबको। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे तो 4 है, 59/4, क्या मैं यहाँ पे 4 बना सकती हूँ, देखें, दिस 25/2 मुझे चाहिए 4 डिनोमिनेटर में, क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को 2 से। अब डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे, सो 25 × 2 इज 50। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है दैट इज 50/4 प्लस 59/4। अब दोनों को ऐड करना तो आपको आता है, करेक्ट, और ये आ जाएगा मेरे पास 109/4। अब इसको अगेन हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दिस विल बी 27 1/4 liters. So next is 29th question. The number of books sold by a shopkeeper on 6 days of week is shown below. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डेज दिए हैं और नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड हुई हैं। Draw a bar chart for the above data choosing a suitable scale. तो बार ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, तो यहाँ पे 2 लाइंस हमने ड्रॉ कर ली ऑलरेडी। अब देखो हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए उन्होंने बोला है एक सुटेबल स्केल चूज करना। अब देखिए वैल्यूज कैसी यहाँ पे, कहां से कहां तक जा रही है, 30 लोएस्ट है और 70 तक जा रही है। तो एक काम करते हैं 10 का स्केल चूज कर लेते हैं, करेक्ट। सो स्केल ले लिया आपने 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बुक, करेक्ट। सो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 तक लिख लेते हैं। और इस तरफ हमारे पास आ गए नंबर ऑफ बुक्स, करेक्ट। और हम इस तरफ ले लेंगे डेज, करेक्ट। तो सबसे पहले है मंडे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड दैट इज 45, करेक्ट। तो हम बार यहां पे ड्रॉ करेंगे 45 तक, ठीक है। अब देखो अगर हम स्केल में देखें तो 45 पे नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है 45 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 40 एंड 50, तो इन दोनों के बीच होगा, राइट। तो यहां पे हम इसकी बार ड्रॉ करते हैं। सो फॉर मंडे बिल्कुल इसके मिड से द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन मंडे, और मंडे में इसके बार के सेंटर में लिख रही हूं, करेक्ट। सो नेक्स्ट इज फॉर ट्यूसडे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज 30। अब 30 यहां पे तो बिल्कुल इसके सामने बार ड्रॉ होगी,
बिल्कुल सामने इसके 30 के, करेक्ट। सो दिस इज फॉर ट्यूसडे, राइट। सो नेक्स्ट इज वेंसडे, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज 50। सो 50 के बिल्कुल सामने here, so this is for Wednesday, करेक्ट। नेक्स्ट इज थर्सडे, 65 बुक्स। अब 65 बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो किन का नंबर के बीच में आएगा? 60 एंड 70, बिल्कुल इसके मिड में। So this is for Thursday. So next is Friday is 40 बुक्स सोल्ड, तो बिल्कुल 40 के सामने। And the last one is Saturday, the number of books sold are 70, तो बिल्कुल 70 के सामने। So this is for Saturday. Correct? So this is the complete bar chart for this given information. So next is 30th question. A rectangular path of 60 meter length and 30 meter width is covered by square tiles of size 900 centimeter. How many tiles will there be used to make this path? अब एक रेक्टेंगुलर पाथ है, उसकी हमें डायमेंशंस दी है, लेंथ एंड विड्थ। अब उस रेक्टेंगुलर पाथ के ऊपर कुछ स्क्वायर टाइल्स लगेगी और हमने वो टाइल्स फाइंड करने हैं, कितनी टाइल्स लगेगी उसके ऊपर, और हमें स्क्वायर टाइल्स की साइड की डायमेंशन दी हुई है, करेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज एक रूम है, उस रूम के जो फ्लोर है उसके ऊपर हमने टाइल्स लगानी है। अब जितनी भी टाइल्स होगी वो उस फ्लोर को कवर करेगी, करेक्ट। अब देखो जितनी भी उसके ऊपर टाइल्स लगेंगी उन सबका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? उस फ्लोर का जो एरिया होगा उसी के इक्वल होगा, करेक्ट, क्योंकि वो सारी टाइल्स उस फ्लोर को कवर करेगी। इसका मतलब जितनी भी टाइल्स होंगी वो उस फ्लोर के एरिया को क्या करेगी? कवर, उसी के इक्वल होगा, करेक्ट। अब यहां पे जैसे एक पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है। अब जिसकी लेंथ हमें दी है 60 मीटर एंड विड्थ दी है 3 मीटर, करेक्ट। अब इसके ऊपर हमने टाइल्स फाइंड करनी है, कितनी है? अब देखो जितना इस, क्योंकि टाइल्स इसके ऊपर लगेंगी, जितना इस रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया होगा उतना ही उन सभी टाइल्स का एरिया होगा, क्योंकि वो इसको कवर करेंगे अच्छे से, करेक्ट। और हमने वो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। मान लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स है n, करेक्ट। इसका मतलब जो n टाइल्स का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? इस रेक्टेंगुलर पाथ के इक्वल। अब यहां से हमें एक चीज पता चल गई, तो लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ n tiles is equal to area of rectangular path. करेक्ट। अब देखो इसके लिए हमें एरिया चाहिए टाइल्स का भी और रेक्टेंगुलर पाथ का भी,
और हमें डायमेंशंस गिवन है तो फाइंड कर लेते हैं। चलिए, अब लेंथ कितनी दी हुई है हमें 60 मीटर एंड विड्थ कितनी दी हुई है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 60 इंटू 3, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 180 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया कितना आया है 180 स्क्वायर मीटर। अब हमें जो स्क्वायर टाइल्स है उसका भी एरिया चाहिए, तो साइड ऑफ स्क्वायर हमें कितनी दी हुई है 900 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे मीटर्स में डायमेंशन और यहां पे है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए दिस डिवाइडेड बाय 100, सो 900 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 9 मीटर। अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड which means 9 into 9 and this is equal to 81 square meter, करेक्ट। अब देखो ये हमारे पास जो टाइल का एरिया आया है वो एक टाइल का एरिया है और यहां पे n टाइल्स लगेंगे। अब एक टाइल का एरिया है 81 स्क्वायर मीटर, तो n टाइल का एरिया कितना होगा, सो एरिया ऑफ n टाइल कितना होगा 81 इंटू n, यही होगा स्क्वायर मीटर। तो यहां पे लिख लेते हैं, सो एरिया ऑफ n टाइल्स कितना है 81 इंटू n, किसके इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ विच इज 180 स्क्वायर मीटर, करेक्ट। अब हमें यहां पे n की वैल्यू चाहिए, अब देखना है कि 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, तो क्या कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय 81, so which is equal to approximately 2 times, correct, so answer इसका क्या आ जाएगा 2 times। so next is 30th question or part, Bani runs 3 times a square path of side 85 meters, Bob runs 4 times a rectangular garden of length 130 meters and breadth 72 meters. Who covers more distance and by how much? अब यहां पे बानी ने स्क्वायर पाथ के राउंड 3 टाइम्स कवर किया उसका डिस्टेंस और उसकी साइड में गिवन है, और सिमिलरली बॉब ने 4 टाइम्स रेक्टेंगुलर पाथ के अराउंड रन किया है और उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। अब हमें देखना है कि किसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है एंड बाय हाउ मच। तो सबसे पहले बानी का देख लेते हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, करेक्ट। अब देखो ये एक स्क्वायर पाथ के अराउंड रन कर रही है, करेक्ट, और इसकी साइड हमें दी हुई है 85 मीटर, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज उसने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करके वापस यहां पे आई, एक राउंड लगाया, फिर 2 राउंड लगाए, फिर 3 राउंड। हमें ये देखना है कि उसने 3 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब अगर ध्यान से देखें यहां पे वो इस स्क्वायर पाथ की बाउंड्री के अलाउंड रन कर रही है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड, इसका पेरीमीटर मिल जाए, इसका मतलब मुझे इसका डिस्टेंस मिल गया, करेक्ट। चलिए देखते हैं इसका पेरीमीटर क्या है। सो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 85 मीटर, हाँ जी, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज दैट इज 4 into side which means 4 into 85, correct, and this will be 340 meter। अब ये जो डिस्टेंस है उसने एक राउंड में कवर किया है, लेकिन उसने कितने राउंड लगाए हैं 3 राउंड, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड। अब एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है, 3 राउंड में 3 into 340 which is equal to 1020 मीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है। अब आते हैं बॉब पे।
अब उसने रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड रन किया, राइट। अब रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी हमें डायमेंशन गिवन है, लेंथ है 130 और ब्रेड्थ इज 72 मीटर। अब सिमिलरली वो भी इसकी बाउंड्री के अलोंग रन किया होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो लेंथ कितनी गिवन है 130 एंड ब्रेड्थ कितनी है 72 मीटर। अब पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। So 2 into length is 130 and breadth is 72 meters. So this will be 2 into 202 and this is 404 meter. इसका मतलब उसने एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है और उसने कितने राउंड बनाए हैं 4 राउंड, राइट। So distance covered in 4 rounds which is equal to 4 into 404, correct, and this is 1616 meter. अब देखो बानी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, बॉब ने इतना, किसका ज्यादा है बॉब का। दिस मीन्स बॉब कवर्ड मोर डिस्टेंस। करेक्ट, बाय हाउ मच ये देखना है ना, कितना ज्यादा कवर किया। तो क्या करेंगे दिस माइनस दिस, so 1616 माइनस 1020 which is equal to 596 मीटर। सो बॉब ने इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है देन 1। ओके, so this is the end of the discussion of full course test 1. Okay then, thank you.